गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को असल पहचान दिलाने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिसके बाद यह माना जाने लगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्टडी किया जा सकता है, उसमें भी कुछ पढ़ने लायक चीज़ होती हैं। इससे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम से छोड़ दिया जाता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लोगों को नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो समझ में ही नहीं आती थी। मैंने पहले लेक्चर में बताया भी होगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते थे उसमें से मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते थे एक्वस मीडियम में, तो उनके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाना, उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल था। तो उनको कम्प्लेक्स कहा जाता था, जटिल कहा जाता था, जिसको नहीं समझा जा सकता था, ऐसा नाम दिया जाता था उनके लिए। लेकिन बाद में चल के जब बर्नर का ज़माना आया, बर्नर ने एक नई थ्योरी दी। एक नई थ्योरी के माध्यम से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया और उन्हीं कम्प्लेक्सेस को अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से जाना जाने लगा। तो एक इंटरेस्ट लोगों का जगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्कोप है। और आज मैंने बताया भी था कि आज के ज़माने में अगर रिसर्चेज होते हैं 100 PhD होते हैं, पेपर छपते हैं, तो उसमें से कम 80 to 90 के आसपास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे रिसर्च होता है। तो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतने ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए गए जिनका अलग अलग फील्ड में अलग अलग एप्लीकेशन है। खास करके मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो इसका अपार स्कोप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो खैर मैं उस चैप्टर में हूँ जिसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक पहचान दिलवाई कि इसमें भी कुछ स्कोप्स हैं। तो आइए पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स से रूबरू होना होगा, हमें कुछ टर्म्स से परिचित होना होगा जिनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो वो टर्म्स क्या क्या हैं उसके लिए ये लेक्चर डेडिकेटेड है उस पॉइंट्स को कि जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हम उसको समझ लें। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। ये तीनों एक ही है, लेकिन कहते हैं अलग अलग नाम से, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। मैंने आपको बताया था एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब हम उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने बर्नर की थ्योरी के बाद बताया था कि CONH3 इसमें मैंने ये कहा था कि ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि एक आयोनाइजेबल है। ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट से हमने इसको घेरा हुआ है। तो ये आयोनाइजेबल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ये आयोनाइजेबल होता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। इतनी बात आप जानते हैं। तो इसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इसको कहते हैं, ये है सेंट्रल मेटल आयन, इसको कहते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल आयन भी कहिए, कभी कभी नॉन मेटल भी होता है, सेंट्रल आयन है ये। तो अगर हम इसको आयोनाइज करें, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो ये 3 मोल क्लोराइड आयंस देगा, इस पर 3 प्लस चार्ज आएगा और इसको कहेंगे कि 3Cl- ये देगा। इसी पूरे के पूरे एंटिटी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। अब चूंकि इस पर चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग
कम्प्लेक्स आयन भी कह सकते हैं। कम्प्लेक्स आयन, अभी भी कम्प्लेक्स आयन नाम दिया जाता है, हालांकि ये आउटडेटेड हो गया। कम्प्लेक्स आयन इसलिए नाम दिया क्योंकि अब ये आयोनाइजेबल नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो है वो आयोनाइजेबल नहीं है। तो सीधी सी बात कह देंगे कि ऑल द स्पेसीज enclosed in square bracket हम उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर में है, इंक्लोज्ड है, घेरा हुआ है, हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हो क्या गया, एक तो मेटल आयन हुए, मेटल आयन जिसको सेंट्रल आयन कहिए ना, अगर नॉन मेटेलिक स्पीसीज हुआ तो सेंट्रल आयन हुआ। दूसरा हो गया कि ये जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, वो स्पीसीज या तो न्यूट्रल हो सकता है, या अनायनिक हो सकता है, कटायनिक तो नहीं होगा। हम आपको इसके बारे में बात भी बताएंगे भी बाद में कि वो कटायनिक नहीं हो सकता है। तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या उस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आयन रहता है इसलिए उसको कम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। तो ये कम्प्लेक्स आयन हो सकता है कि निगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो, और अगर उस पर आयन नहीं है तो न्यूट्रल भी हो सकता है, तो उसको हम कम्प्लेक्स आयन न कह के हम उसको केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम ऐसा कह दें कि CONH3 का होल 3 Cl3, ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में घेरा हुआ, इस पर कोई आयन नहीं है, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कम्प्लेक्स आयन नहीं कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको हम कहेंगे। ये न्यूट्रल है। ठीक वैसे ही अगर आप कहते हैं तो K3FeCN का होल 6, अगर आप इसको आयोनाइज कर देते हैं तो देखिए 3K प्लस FeCN का होल 6, इसके ऊपर 3 माइनस, तो ये कम्प्लेक्स आयन जो हुआ, जिसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी जो भी कहना चाहते हैं आप कहिए, आपकी मर्जी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने इसको कहा, और इसी को कम्प्लेक्स आयन भी कहेंगे। और यह जो कम्प्लेक्स आयन है वो निगेटिवली चार्ज्ड है, अनायनिक स्पीसीज है, तो कम्प्लेक्स आयन इसको कहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब हुआ, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कम्प्लेक्स आयन का, कि स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो कुछ भी स्पीसीज घेरे हुए हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो ये आपने समझ लेना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है। दूसरा एक टर्म है लिगेंड्स एंड सेंट्रल आयंस, लिगेंड्स एंड सेंट्रल आयंस। तो अब हमें एक दूसरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक है ये, सेंट्रल आयंस। तो कर सकते हैं, जैसे CONH3 होल 6 3+, ये जो होगा, ये यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट 3+ है, ऑक्सीडेशन नंबर की बारी आएगी, और ये है लिगेंड, इसको कहते हैं सेंट्रल आयन। दिस वन इज द सेंट्रल आयन एंड ये लिगेंड है। लिगेंड क्या है हम अभी आपसे बात करेंगे। यहाँ अगर हम कहें कि PtCl4 2-, तो ये सेंट्रल आयन हुआ, प्लैटिनम सेंट्रल आयन हुआ, और ये Cl जो है वो लिगेंड हुआ, ये लिगेंड है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहे जाते हैं,
क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर इसी की बात आप करते हैं तो ये कोबाल्ट है और इसको 6 अमोनिया लोन पेयर दे रहा है, 6 अमोनिया अपना अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ये 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 सब लोन पेयर अपना दे रहा है। तो इसलिए यह लिगेंड है। जितने भी अमोनिया हैं इसको हमने क्या नाम दिया है? लिगेंड। तो लिगेंड का डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऑल दोज स्पीसीज दैट कैन डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन आर नोन एज लिगेंड्स। तो हम एक जुमला में इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि लोन पेयर डोनर्स आर द लिगेंड्स। और उस लिगेंड के द्वारा जो लोन पेयर है वो किसको दिया जाएगा? सेंट्रल मेटल आयन को। मेटल को इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देता है ये लिगेंड, और इसके कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड लोन पेयर देता है सेंट्रल मेटल आयन को। तो ये बात समझनी होगी। अब यहाँ कहता है कि हर एक लिगेंड जो है वो अपने आप में यूनिक है, हर एक लिगेंड अपने आप में यूनिक है, और लिगेंड है तो वो लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर देने वाला बेस भी होता है। आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो होते हैं वो लुईस बेस कहे जाते हैं। तो हम लिगेंड्स को लुईस बेस भी कह पाएंगे। लिगेंड्स आर द लुईस बेस एंड द सेंट्रल मेटल आयंस आर द लुईस एसिड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड साइड। तो ये लिगेंड्स हैं। हम ये कहना चाहेंगे ए लिगेंड कैन डोनेट only one lone pair through an atom। एक एटम के थ्रू वो केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। नो मैटर मोर देन वन लोन पेयर, मोर देन वन लोन पेयर्स आर देयर एट दैट एटम। उस एटम पे एक से ज़्यादा लोन पेयर काहे न हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप बात करते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया के पास तो एक ही लोन पेयर है, इसलिए एक ही लोन पेयर दे सकता है मेटल को। लेकिन अगर आप बात करते हैं H2O का, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन तब भी यह एक ही लोन पेयर दे सकता है। एक एटम के थ्रू एक ही लोन पेयर दिया जा सकता है। वैसे ही अगर आप कहते हैं कि H2N CH2 CH2 NH2, इसको हम इथिलीन डाईएमीन कहते हैं, इथिलीन डाईएमीन। तो यहाँ पर इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके भी पास भी एक लोन पेयर है, तो ये दोनों लोन पेयर दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग आइटम से दिए जा रहे हैं, एक ही आइटम से 2 लोन पेयर नहीं दिए जा सकते हैं। वैसे ही अगर आप कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड का 2 हाइड्रोजन हटा दिया तो ऑक्जेलेट आयन बना, इसके पास 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है इसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी यह एक ही लोन पेयर दे पाएगा एक एटम के थ्रू, और ये ऑक्जेलेट आयन है। इसको कहते हैं ऑक्जेलेट आयन। तो इस तरह से एक बात समझ लेना है कि ठीक है, लिगेंड लोन पेयर देता है, लेकिन कोई भी लिगेंड एक एटम के थ्रू एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है, भले ही उस पर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो उसके पास। अब एक लिगेंड को हम पहचानते हैं
डेंटिसिटी से, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड को कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग उसकी डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स दैट आर डोनेटेड टू सेंट्रल आयन बाय ए लिगेंड। एक लिगेंड के द्वारा सेंट्रल आयन को जितना लोन पेयर दिया जा सकता है, हम उसकी संख्या को डेंटिसिटी कहते हैं। तो अगर डेंटिसिटी 1 है, डेंटिसिटी अगर 1 है तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड, जिसकी डेंटिसिटी 1 होगी। जिसकी डेंटिसिटी 2 होगी वो कहलाएगा बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट उसको कहा जाएगा। डेंटिसिटी अगर 3 है, 4 है, ज़्यादा है तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेट के कैटेगरी में रखते हैं। वैसे तो ये समझ लीजिए कि अगर डेंटिसिटी 1 है तो यूनिडेंटेट और 1 से ज़्यादा है तो पॉलीडेंटेट। सीधा सा हम कह सकते हैं कि उसकी डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो उसको कहेंगे पॉलीडेंटेट। लिगेंड्स जो है, मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा रिसर्च इस फील्ड में होता है और उसका कारण है कि लिगेंड्स पहले डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग, और डिज़ाइन करके ये समझना चाहेंगे सीधे अपने कॉपी पे ही बनाकर उसको ड्रॉ करके कि इससे क्या कोई कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना है। अगर संभावना दिखेगी तो हम उस पर रिसर्च करेंगे और वाकई अगर वो मिल गया तो फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन करके एक नया कंपाउंड डिस्कवर हो गया, उस कंपाउंड का बायोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, उस पर चूहे पर क्या असर होता है, मनुष्य पर क्या असर होता है, बंदर पर क्या असर होता है, हम देखेंगे उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह। खैर, तो लिगेंड्स जो होते हैं उनकी डेंटिसिटी होती है। जैसे हमने कहा आपको कि NH3 है तो इसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर दे सकता है, ये मोनोडेंटेट हुआ। जैसे H2O है, इसके पास 2 लोन पेयर है लेकिन दे सकता है एक ही, ये मोनोडेंटेट हुआ। Cl- है तो इसके पास 3 लोन पेयर है लेकिन दे सकता है एक ही, इसलिए ये जैसे Cn है, Cn-, सियानो, तो ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हुए क्योंकि ये एक ही लोन पेयर दे सकते हैं। मोनोडेंटेट, ये सब यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स हुए जो केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अभी बताया है आपको इथिलीन डाइएमीन के बारे में, CH2 NH2। देखिए लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, इस नाइट्रोजन के पास है, ये दोनों लोन पेयर दिए जा सकते हैं तो ये बाइडेंटेट हुए। एक और भी बताया है अभी आपको, ऑक्सलेट आयन, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये दिए जा सकते हैं मेटल को, ये दिए जा सकते हैं मेटल को, तो ये सब बाइडेंटेट लिगेंड हुए, बाइडेंटेट लिगेंड हुए। वैसे ही हम ट्राइडेंटेट बना सकते हैं। इसका इथिलीन डाइएमीन नाम है, बताया ही था, इथिलीन डाइअमीन, जिसका एब्रीविएशन EN लिखा जाता है, और ये है ऑक्सलेट, जिसको OX एब्रीविएशन लिखा जाता है। H2N, CH2NH, CH2NH2, इसका नाम है डाइइथिलीन ट्राइअमीन।
ट्राईअमीन, जिसको डाइन लिखा जाता है ऐसे। अब इसकी डेंटिसिटी देख लीजिए, यहाँ से एक लोन पेयर दिया जा सकता है, यहाँ से एक लोन पेयर दिया जा सकता है, यहाँ से एक लोन पेयर दिया जा सकता है। ये डाईइथिलीन ट्राईएमीन हुआ। इसकी डेंटिसिटी 3 हो गई। इसकी डेंटिसिटी इसकी डेंटिसिटी 3 हो गई। ये ट्राइडेंटेट हुआ। ठीक वैसे ही आप चाहें तो H2N CH2 NH, CH2 NH, CH2 NH2। देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर। ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा, ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा। इसका नाम होगा ट्राईइथिलीन टेट्राअमीन, जिसको ट्राइन लिखा जाता है। इसकी डेंटिसिटी 4 हो गई, डेंटिसिटी इसकी 4 हो गई। डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन NOH, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन NOH, ये CH3 डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन, जिसको एब्रीविएशन में DMG लिखा जाता है। आप देख लीजिए इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई, DMG डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन। बहुत सारे लिगेंड्स हम बना सकते हैं। एसिटाइल एसीटोनेट CH3CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ इसकी डेंटिसिटी एसिटाइल एसीटोनेट, जिसको एब्रीविएशन में AC लिखा जाता है, इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। वैसे ही मैंने कहा आपको कि लिगेंड्स अपने से डिज़ाइन करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कैसा लिगेंड्स हो सकता है, हम उसमें ग्रुप बदल देंगे तो एक नया लिगेंड हम तैयार कर सकते हैं, और उसका कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल आयन से कैसे हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी लगेगी तो उस पर रिसर्च होगा, उस कंपाउंड को बनाया जाएगा, उसका कैरेक्टराइजेशन होगा। वैसे ही इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट। तो देखो NO डबल बॉन्ड O एसीटेट आयन यही हुआ, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस CH2 इथिलीन हो गया, यहाँ NH होगा और दोनों हाइड्रोजन को हटा के एसीटेट आयन लगा देना है। एसीटेट आयन यहाँ CH2 होगा, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट इसका नाम है। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जिसको शॉर्टकट में EDTA लिखा जाता है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ से एक कोऑर्डिनेशन नंबर लोन पेयर दिया जा सकता है, लोन पेयर दिया जा सकता है, ये लोन पेयर दिया जा सकता है, ये लोन पेयर दिया जा सकता है, ये लोन पेयर दिया जा सकता है, लोन पेयर दिया जा सकता है। मतलब इसका डेंटिसिटी 6 हो गया, डेंटिसिटी 4 भी हो सकता है। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हुए। तो मैंने फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हम जब चाहें तो लिगेंड्स अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ लिगेंड्स मैंने आपको बताए, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हैं ये। अब
कहता है कि इन केस ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड, इन केस ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड, अगर कोई लिगेंड पॉलीडेंटेट है, सपोज कीजिए कि ऑक्सलेट आयन ही हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ये ऑक्सलेट आयन ही हमने लिया, यहाँ मेटल है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा, इस तरह से एक रिंग बनेगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। जैसे ही कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो वहाँ रिंग फॉर्मेशन होगा और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं चीलेट इफेक्ट, चीलेट इफेक्ट, और इस घटना को चीलेशन कहा जाता है, इस घटना को चीलेशन कहा जाता है और इस रिंग को चीलेट कहते हैं, चीलेट, कीलेट भी कभी कभी कोई पढ़ते हैं, इसको चीलेट कहते हैं। तो ये चीलेट जो हुआ, जैसे ही चीलेट बनता है वैसे ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी 10 लाख गुना बढ़ जाती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किया जाता है। आपसे पूछ देगा कि 3-4 कंपाउंड्स दे देगा और कहेगा कि विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल अमंग्स द फॉलोइंग, तो आपको उसमें देखना है कि कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो जैसे ही कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड आए तुरंत समझ जाना है कि वहाँ चीलेट बनेगा और चीलेट बनते ही 10 लाख गुना स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं ये कह दूँ यहाँ कि आफ्टर चिलेशन द stability increases by 10 to the power 6 times, 10 to the power 6 times। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि only polydentate ligands are responsible, ligands are responsible for the chillet effect। chillet effect तभी होगा जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हो, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स नहीं है तो चिलेशन का कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। तो हमने आपको ये समझाया कि लिगेंड्स जो होंगे वो उनका कैरेक्टराइजेशन, उनको पहचानेंगे हम उनके डेंटिसिटी के बेसिस पर, मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है। और पॉलीडेंटेट है तो उनमें खासियत है कि वो एक चीलेट बनाएंगे और चीलेट कम्प्लेक्सेस जो होंगे वो 10 लाख गुना ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल कम्प्लेक्स के मुकाबले। तो ये मैंने आपको समझा दिया लिगेंड्स। लिगेंड्स में एक बात और भी कर लेते हैं कि कभी कभी लिगेंड्स में एक से ज़्यादा एटम 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको हम कहते हैं बाईडेंटेट लिगेंड्स, सॉरी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कहता है कि अगर किसी लिगेंड में, इफ in a ligand more than one coordinating sites are there, coordinating sites are there, मेरा मतलब समझिए, जैसे SCN माइनस, इसका नाम है थायोसायानेट, ये है। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम है। कोऑर्डिनेशन थ्रू सल्फर हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन सल्फर के थ्रू हो जाए, कोऑर्डिनेशन थ्रू सल्फर एटम, तो कहा जाएगा थायोसायानेटो, थायोसायानेटो
सायानेटो। और अगर कोऑर्डिनेशन हुआ नाइट्रोजन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन थ्रू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है, जिसमें N बॉन्ड बनाएगा CS, तो इसको कहा जाएगा आइसोथायोसायानेटो, ये नाम हुआ। ऐसे लिगेंड्स को एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं, हम अभी नाम भी देंगे, जैसे CN- लिगेंड हुआ। तो इसमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन थ्रू कार्बन, कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो और नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन थ्रू नाइट्रोजन, तो अगर कार्बन के थ्रू हुआ तो इसका नाम होगा सियानो, अगर नाइट्रोजन के थ्रू हुआ तो आइसोसियानो, आइसोसियानो। वैसे ही एक है NO2, इसमें अगर नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन हुआ थ्रू नाइट्रोजन, और दूसरा हो सकता है कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन के थ्रू हुआ तो इसका नाम होगा नाइट्रीटो N, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू हुआ तो इसका नाम होगा नाइट्रीटो O। तो ये सारे के सारे जो लिगेंड्स मैंने बताए आपको, ये सारे के सारे लिगेंड्स कहे जाते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट लिगेंड्स। एक ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हों, उनको एम्बिडेंट लिगेंड कहा जाएगा और उनका नाम उसी के बेसिस पर लिखा जाएगा, तो वो एम्बिडेंट लिगेंड हुए। तो मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में जानकारी दी है कि लिगेंड्स कहते किसको हैं। लिगेंड्स के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, एक टर्म हमेशा इस्तेमाल किया करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो क्या होता है ये समझ लें। यही एक बड़ा टॉपिक था लिगेंड्स, जिसके बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए थी, कलेक्शंस होने चाहिए थे लिगेंड्स के। अगर आप आगे चल के केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और ख़ास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको ये सब बड़ा ही हेल्पफुल होगा। जो शुरू का नॉलेज होता है ना, प्राइमरी नॉलेज, बड़ा ही हेल्पफुल होता है। एक टर्म है, तीसरा होना चाहिए ये, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, CONH3 होल 6 Cl3 और CONH3 होल 3 Cl3। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे समझे आप? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो कितना लोन पेयर ले रहा है। तो आपने अभी पहले भी देखा था कि यह टोटल 6 लोन पेयर्स ले रहा था लिगेंड्स से, ये 6 लोन पेयर लिगेंड से ले रहा था, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 3 लोन पेयर ले रहा है NH3 से, 3 लोन पेयर Cl से ले रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर आप बात करते हैं COEN का होल 3 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है। कहिएगा कैसे? तो फिर ये समझना होगा कि ये जो इथिलीन डाइमीन है, मैंने पहले बताया है EN का मतलब हुआ इथिलीन डाइमीन, तो EN जो है उसकी डेंसिटी 2 है,
मतलब एक EN 2 लोन पेयर देगा, तो 3 EN कितना लोन पेयर देगा? 6 लोन पेयर। और मैंने अभी बताया कि जितना लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। चौथा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम कहते हैं कि CO NH3 का होल 6 Cl3, इसमें सारे लिगेंड्स को अगर हटा दिया जाए, पहले तो इसको आयोनाइज कर लीजिए। अगर सारे लिगेंड्स को हटा दिया जाए तो इस पर 3+ चार्ज आएगा, +3 Cl-। अब सारे लिगेंड्स को हटा देते हैं तो मान लीजिए इसका X है, तो X प्लस अमोनिया का 0 होता है, 0 × 6 बराबर जितना चार्ज है 3, तो X का वैल्यू हो गया 3 + 3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का हो गया 3+। यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर सारे के सारे लिगेंड्स हटा दिए जाए तब सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज बचेगा दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज that appears at central ion when all the ligands are removed। जब सभी लिगेंड्स हटा दिए जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम उसको निकालेंगे कैसे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, और एग्जाम्पल बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, ये तो मालूम होना चाहिए। तो लिगेंड का चार्ज अगर आपको पता है तभी आप ऐसा कर पाएंगे। और लिगेंड का चार्ज आपको मिल जाएगा टेबल में भी, और जब मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी एक लिगेंड का चार्ट मैं बनाऊंगा जहां सभी लिगेंड्स का नाम, सिंबल और उस पर कितना चार्ज होता है ये बताया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि K3FeCN होल 6, इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना, यही है सेंट्रल मेटल आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसको तो पहले आयनाइज कर दीजिए, तो 3K प्लस FeCN का होल 6 3- मिलता है। अब हमें यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर X माना हुआ है, तो X प्लस 6 ठो साइनाइड है और एक साइनाइड पर -1 होता है। आपने नाम सुना होगा साइनाइड, Cn- -1 होता है। और जो उसके ऊपर चार्ज है -3, तो ये हो जाएगा X - 6 बराबर -3। देयरफॉर X इज इक्वल टू -3 + 6 बराबर +3। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। और इस +3 का मतलब होता है कि आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। आयरन 3+ का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन हटा चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड आउट। इसका यही मतलब होता है कि हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिया हुआ है। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। तो ठीक वैसे ही हमें लिगेंड्स का पता होना चाहिए। तो मैं कुछ लिख देता हूँ। Cl- पर -1 चार्ज क्लोरो हुआ, Br- पे -1 चार्ज, F- पे -1 चार्ज, I- पे -1 चार्ज, Cn- पे -1 चार्ज, OH- पे हाइड्रोक्सो पे -1 चार्ज, CO3 -2, SO4 -2, ऑक्सलेट -2, इथिलीन डायमीन 0, NH3 0, H2O 0, EDTA -4, डाइन 0, ट्राइन 0। बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं और सारे के सारे लिगेंड जैसे Cn- -1, SCN
माइनस, -1, NO2 -1। तो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिन पर चार्ज आपको पता होगा और उसके बेसिस पर आप किसी सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल पाएंगे और उसका मीनिंग भी आप समझ पाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात की मैंने, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे निकालना है। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है ये समझ लेना है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, लेकिन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन से पहले मैं चाहूँगा कि आपको पोटेंशियल लिगेंड्स एंड काउंटर आयन बता दूं। पोटेंशियल लिगेंड एंड काउंटर आयन, पोटेंशियल लिगेंड एंड काउंटर आयन। जैसे कोई हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, ये सबसे कॉमन है, आप इससे दोस्ती है आपको, इसलिए मैं यही लिखा करता हूँ Cl3। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, जो केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए है, जो प्राइमरी वैलेंसी में है, वो कहलाता है काउंटर आयन, वो कहलाता है काउंटर आयन। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, वही कहलाता है पोटेंशियल लिगेंड। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पोटेंशियल लिगेंड है वो कभी काउंटर आयन नहीं हो सकता है। काउंटर आयन में केवल ख़ास बात यही होती है कि वो चार्ज्ड होते हैं, वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, कभी कभी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन काउंटर पोटेंशियल लिगेंड जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली तो नहीं हो सकता है। तो ये फ़र्क होता है। तो ये पोटेंशियल लिगेंड्स में और ये काउंटर आयन में, काउंटर आयन केवल चार्ज को बैलेंस करता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में जैसे पीटी छोड़िए ना, NiCl4 2-। तो इसमें निकेल क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन। और ये पोटेंशियल लिगेंड्स हो गए, ये पोटेंशियल लिगेंड हो गए। तो मैंने कहा था शुरू में कि जो पोटेंशियल लिगेंड्स होते हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उनका अपना एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। और उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के कारण वे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक सर्टेन शेप देते हैं और उसी शेप को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पाशियल अरेंजमेंट of the potential ligands gives the certain geometry to coordination compound। CC का मतलब coordination compound, और उसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, उसी को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहेंगे। तो फिर से कह देता हूँ कि ये जो सेकेंडरी आयन को, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले स्पीसीज हैं, उनका एक सर्टेन अरेंजमेंट होता है स्पेस में, सर्टेन स्पाशियल अरेंजमेंट होता है, और उस सर्टेन स्पाशियल अरेंजमेंट के कारण उनकी एक सर्टेन ज्योमेट्री हो जाती है, और उसी ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग होगा। कह सकते हैं कि फॉर different coordination number there are different coordination polyhedra, different coordination polyhedra।
डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होगा उसका, कोऑर्डिनेशन अलग अलग होने से। तो यहाँ हमें 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए समझना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। देखिए फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता है, एक टेट्राहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें मेटल यहाँ होगा और ये सभी टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे होंगे। आप जानते हैं ये टेट्राहेड्रॉन होगा जिसमें बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। और दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कहता है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ये प्लेन में होगा, 2 डायमेंशनल होगा ये, जिसमें मेटल होगा बीच में और बाकी चारों कॉर्नर्स पे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स लिगेंड्स लिगेंड्स। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, जिसको D4H सिंबल से लिखा जाता है। और इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हुआ, एक टेट्राहेड्रल। और ये बाद में चलिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो यहाँ बताया जाएगा कि जब हाइब्रिडेशन sp3 हो जाए तो टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडेशन sp3 dsp2 हो जाए तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी होता है, इसके लिए एक ही होगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा और वो है ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसके लिए ऑक्टाहेड्रॉन आएगा। ऑक्टाहेड्रॉन कैसे होता है देखिए, एक स्क्वायर प्लेन होता है और उस स्क्वायर प्लेन के बीच में मेटल होगा, नीचे लिगेंड, ऊपर लिगेंड, चारों कॉर्नर पे लिगेंड। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सबको मिला दीजिए और मिला दीजिएगा, इसको भी मिला दीजिए और फिर इनको कॉर्नर से मैच करा दीजिए। ये है ऑक्टाहेड्रॉन, क्योंकि इसमें 8 फेस है, 4 स्क्वायर प्लेन के ऊपर, 4 नीचे, तो 8 फेस है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक ही ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रॉन। और बाद में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ आपको बताएंगे कि जब हाइब्रिडेशन sp3 d2 या d2 sp3 आए तो ये शेप होता है। एक टर्म और हमें जान लेना है, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और उसके बाद टर्म्स जो है वो समाप्त हो जाएंगे, तब हम नाम लिखना और फार्मूला लिखना सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा और नाम कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो मैं ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। 7वां पॉइंट होगा होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एक CONH3 होल 6 3+, इसमें सारे के सारे पोटेंशियल लिगेंड्स सेम हैं। ऑल द पोटेंशियल लिगेंड्स आर सेम। तो इसको कहा जाएगा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स ले लीजिए जिसमें पोटेंशियल लिगेंड्स डिफरेंट होंगे,
पोटेंशियल लिगेंड्स आर डिफरेंट, पोटेंशियल लिगेंड्स आर डिफरेंट, तब इसको हेट्रोलिप्टिक कहा जाएगा, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको मैंने आज टर्मिनोलॉजी जो यूज किए जाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने में हम बार बार जिन टर्म्स का यूज करेंगे, हमने उन टर्म्स से आपको परिचित कराया है, रूबरू कराया है। और मैं समझता हूँ कि ये आपको बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और यूं ही नहीं समझिए, अगर आप केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाते हैं, बीएससी में केमिस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ भी आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, यही सब पढ़ना है। जितनी बातें इस चैप्टर में पढ़नी है वही फिर से रिपीट हो जाएगा बीएससी में, वो भी 5th और 6th सेमेस्टर में आइएगा तब। तो इसमें जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसको अच्छे से, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो टर्म्स हमें ज़रूरत है, कहते हैं ना कि किसी ताले को खोलने के लिए जो चाबी चाहिए, तो हमने चाबी बना लिया है। अब हम इस ताले को खोलेंगे और बड़े ही इफ़िशिएंटली समझ के उसको खोलेंगे, हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को। अब अगला टॉपिक जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में केवल उसी टॉपिक से सवाल पूछता है, नाम लिखना और फार्मूला लिखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो ये बहुत भारी नहीं है, बहुत मज़ेदार है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपने इसको गौर से देखा वीडियो को तो आपको भी अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे, उम्मीद भी करता हूँ। और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक देना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक देते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हम ऐसे वीडियोज आपके सामने और भी लाएँ। और ये सबके लिए फ्री है, इसमें कहीं से कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके लिए फ्री है। आप इसको देखें और लाभ उठाएं। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। और हाँ, अगले वीडियो में जब हम आपके सामने मुखातिब होंगे तो एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा नेमिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC ने बार बार उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, जिसके बेसिस पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकेंगे और उसका फार्मूला भी लिख सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।